Hello, you all. This is Mahesh Kumar, and I once again welcome you all to your own YouTube channel, that is Zenipex Education. Okay. In this video, we are going to study Animals. Animals is a poem which is composed by Walt Whitman. Okay. Walt Whitman is an American poet, and he is a major figure in American poetry, in early American poetry rather. Okay, in an age of when all poetry was rhymed and metrical, Whitman made a break with tradition and wrote a revolutionary new kind of poetry in free verse. Okay, इन्होंने जिस टाइम पोइट्री लिखना शुरू की थी उस टाइम अधिकतर लोग मैट्रिकल फॉर्म को यानी जो ट्रेडिशनल वेज थे उनको फॉलो करते थे, राइमिंग स्कीम को फॉलो करते थे. ओके लेकिन इन्होंने जैसे कि अमेरिका स्टैंड करता है, अमेरिका ने अपनी एक अलग तरह की इंग्लिश डेवलप की है. ओके पैरेलल इंग्लिश डेवलप की है. बहुत सारे वर्ड्स वो अब अलग तरह से बोलते हैं. बहुत सारे वर्ड्स की उन्होंने स्पेलिंग्स मॉडिफाई कर रखी हैं. जहाँ उन्हें लगता है कि एक्स्ट्रा है या कुछ इलॉजिकल सा है, वहाँ उसको चेंज कर लेते हैं. वो जो है ट्रेडिशंस को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते. ओके तो वैसे ही विटमैन थे. विटमैन ने जो उस टाइम ट्रेडिशन चल रही थी कि एक हार्ड मैट्रिकल स्कीम होनी चाहिए, ऐसे ही राइमिंग स्कीम होनी चाहिए क्लियर कट. ओके तो उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं किया, बल्कि फ्री वर्स में लिखना शुरू किया. फ्री वर्स जहाँ की कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, मतलब कोई भी दो कंटिन्यूस लाइंस जो हैं वो आपस में राइम नहीं करती, एक जैसी साउंड में एंड नहीं होती. ओके आगे देखिए. He was a non-conformist in all respects including his social life. मतलब वे ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते थे पूरी तरह से. वे ट्रेडिशंस को तोड़ने में विश्वास रखते थे, बनी बनाई लीक पे चलने में विश्वास नहीं रखते थे. ओके यहाँ तक कि अपनी सोशल लाइफ में भी. ओके ना तो मतलब वो पोइट्री में यानी अपने प्रोफेशन में उन्होंने किसी ट्रेडिशन को फॉलो करने में विश्वास किया, और ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में. ओके ये जो आपकी पोएम है एनिमल्स, दिस इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम अ लार्जर बुक और कंपाइलेशन दैट इज़ लीव्स ऑफ ग्रास. ओके लीव्स ऑफ ग्रास से ये ली गई है. एनिमल्स की इस पोएम की यानी कि समरी देख लेते हैं पहले थोड़ा हल्की सी. ओके इसमें कुछ नहीं है, बस इंसानों को जानवरों के साथ कंपेयर किया गया है और दिखाने की कोशिश की है पोइट ने कि किस तरह से हम इंसान जो हैं वो लगातार शिकायतें करते रहते हैं, शिकवे करते रहते हैं. शिकवे सबसे, अपनी लाइफ से, खुद से, ओके अपने पेरेंट्स से, अपने जो भी सोसाइटी है उससे, हर जगह हमें बस शिकवे शिकायतें रहती हैं. इसमें ये गलत है, इसमें वो गलत है, मैंने ऐसा गलत कर दिया, काश मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता. ओके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हमने अपनी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ बना रखी हैं, चाहे फिर वो रिलीजन हो, ओके सोशल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी में भी. ओके तो उसी को पोएट कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना. और वो कह रहा है कि इसके मुकाबले में जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनकी सिंप्लिसिटी जो है, उनकी जो कंटेंटमेंट है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है ना. और कहीं ना कहीं वो फॉलो करने के लायक भी है. ओके वो लास्ट में आकर के, जैसे आप देखेंगे पोएम के लास्ट में, तो वहाँ आकर के दिखाएगा भी, एक तरह से सिमिलैरिटी दिखाएगा कि जो चीज़ें इन जानवरों में हैं, है ना, या जो चीज़ें मुझ में हैं वही चीज़ें जानवरों में दिखाई देती हैं. और इस तरह से वो कहता है कि ऐसा पता नहीं मैंने क्या पीछे कर आया था कि जो मेरी जो खूबियां हैं वो जानवरों में आ गई, है ना. तो इस तरह से सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश भी करता है. तो चलिए पोएम शुरू करते हैं. हाँ अगर मोरल की बात करें हम, तो मोरल टीचिंग जो है आपके लिए यहाँ पे यही हो सकती है कि बहुत ज़्यादा लोभ लालच में मत पड़िए. ज़िंदगी की तरह से लीजिए, नेचुरल वे में लीजिए एक तरह से. ओके जस्ट टेक योर लाइफ एज इट अनफोल्ड्स बिफोर योर सेल्फ. ओके एंड गो इन अ बैलेंस्ड वे, है ना. बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति मत करिए, बैलेंस्ड चलिए एकदम लाइफ में, है ना. तो यही आपके लिए एक सीख हो सकती है. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग.
वो कहता है कि मेरी ये सोच है, मैं ये चाहता हूँ, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, कि मैं काश जानवरों के साथ रह पाता, काश मैं उनके जैसा होता, है ना। वे बहुत ही प्लेसिड किसी भी ऐसे पर्सन या किसी भी ऐसे लिविंग बीइंग को कह सकते हो जिसके ऊपर करंट के हालातों का या इमोशंस का बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो, जो सब हालातों में लगभग एक जैसा रहता हो। ओके, इसीलिए प्लेसिड जो वर्ड है उसको अक्सर निगेटिवली यूज़ किया जाता है। प्लेसिड मतलब जनरली ऐसी चीज़ों के बारे में कहा जाता है जो कि चेंज में विश्वास नहीं रखती या जो बहुत ही फीकी सी चीज़ें होती हैं। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे प्लेसिड वर्ड यूज़ किया गया है। तो पोएट कह रहा है कि जानवर जो हैं वो बहुत ही प्लेसिड टाइप के हैं और सेल्फ कंटेंट हैं, मतलब वो सेल्फ कंटेंट हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देते और बहुत ही प्लेसिड रहते हैं। मतलब सुख दुख और ये जो पल पल जैसे इंसानों की जो इमोशनल कंडीशन है, इमोशनल जो स्टेट है वो चेंज होती रहती है, तो जानवरों के साथ ऐसा कुछ नहीं है ना। वहाँ ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है, वहाँ ज़्यादा स्टैटिकनेस है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और वो जब भी जानवरों के सामने आता है तो इसलिए उन्हें बहुत देर तक निहारता रहता है, देखता रहता है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वैसे स्वेट एंड वाइन एक अलग तरह के वर्ड हैं दोनों ही। स्वेट मतलब जैसे पसीना बहाना, वाइन मतलब किसी चीज़ के बारे में ज़ोर ज़ोर से चीख करके शिकायत करना। ओके, शिकायती लहजे में की गई चीख जो होती है उसी को वाइन कहते हैं। तो वो कह रहा है दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, कि वो अपने जो कंडीशन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं करते। वो हम इंसानों की तरह से नहीं करते, जैसे बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से कहते रहते हैं कि हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है, हमारे पास ये चीज़ होती, काश तो ऐसा होता, वो चीज़ होती, है ना। तो वो कह रहा है कि जानवर जो है ऐसा नहीं करते, वो शिकवे शिकायतें नहीं करते, वो परेशान नहीं होते कि क्या है और क्या नहीं है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस। इसी तरह से वो ना ही कोई इन पे ध्यान देते हैं कि हमसे ये पाप हो गया, वो पाप हो गया, सिंपली अपनी लाइफ जी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और जो दूसरी लिविंग बीइंग्स की एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचते कि ये पाप है, वो पुण्य है या क्या है। ओके, दे डू नॉट अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। इसी तरह से धर्म के बारे में वो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते, है ना, कि हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं भगवान के प्रति, है ना, या जो भी स्पिरिचुअल थिंग्स हैं उनके प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या हमें करना चाहिए, ऐसे पूजा करो, वैसे पूजा करो, है ना। पहले तो पूजा करो, फिर पूजा में 10 तरह के नियम, है ना। तो वो पोएट यही कह रहा है कि नहीं, वो इन सब चीज़ों में भी कोई विश्वास नहीं करते, वो ऐसा कुछ नहीं मानते कि भगवान के प्रति भी उनकी कोई ड्यूटीज़ हैं, या उनके बारे में कम से कम बात तो नहीं करते। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ ओनिंग थिंग्स, है ना। तो ना ही कोई डिससेटिस्फाइड मिलेगा आपको, मतलब सब के सब कंटेंटेड हैं ना, कोई लोभ लालच में नहीं फंसा हुआ है, कोई इस चीज़ को नहीं रो रहा है लेकर के कि नहीं साहब मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, काश मेरे पास ये भी आ जाता, है ना। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा पजेसिव नहीं है चीज़ों को लेकर के कि साहब हमारे पास दुनिया भर की चीज़ें होती या हमारे पोजीशन में ढेर सारी चीज़ें होती। ओके, डिमेंटेड मतलब किसी चीज़ के लिए ज़्यादा व्याकुल होना, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होना, है ना। तो यहाँ किस चीज़ के लिए परेशान होने से मतलब है, वो कह रहा है वही जो पोजेशंस यानी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी, मूवेबल और इमूवेबल। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। इसी तरह से ना तो वो किसी अपने जीवित व्यक्ति के सामने झुकते हैं, उसको ज़्यादा आदर सत्कार देते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, है ना। कम से कम फॉर्मेलिटी जो हैं, अगर हिंदू सोसाइटी में बात करें तो वहाँ भी पैर वैर छूने की प्रथा है, और दूसरे नमस्ते, छोटे बड़ों को ही नमस्ते करेंगे, है ना। ऐसे लगभग सारे रिलीजन्स में ही वर्ल्ड के कुछ ना कुछ इस तरह का प्रोसेस रखा गया है कि जहाँ बड़ों को कुछ अलग तरह से सम्मान दिया जाए। ओके, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब गैरों को तो छोड़िए, अपने परिवार के जो बड़े हैं, सगे ब्लड रिलेटिव्स जो हैं, उनके लिए भी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है कि नहीं साहब कोई झुक के नमस्ते करोगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करोगे, या और भी कुछ ऐसा कोई भी शर्त। ओके, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई किसी के सामने नहीं झुकता,
है ना, नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, ना ही कोई उनके लिए जो हज़ारों साल पहले या मतलब जो भी पूर्वज हैं हमारे वो रह गए, और हम उनकी भी किसी तरह से मतलब जानवर यहाँ पे वो किसी की इस तरह से पूजा नहीं करते अपने पूर्वजों की। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, है ना। इसी तरह से कोई भी उनके यहाँ स्पेशली, देखिए रिस्पेक्टेबल से मतलब यहाँ सिर्फ यही नहीं है कि रिस्पेक्टेबल जो सिंपल टर्म आपको डिनोट करता होगा, बल्कि यहाँ रिस्पेक्टेबल से मतलब एक स्पेशल कैटेगरी से है। जैसे हमारे यहाँ कुछ पुरुष या महापुरुष, मतलब कुछ पुरुष या दूसरे मतलब लेडीज़ भी एक महापुरुष का या महान व्यक्तियों का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं कुछ बड़े काम करके, तो वहाँ ऐसा भी कुछ नहीं है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, कोई भी ऐसा महान व्यक्तियों में नहीं आता, कोई भी ऐसा स्पेशल डिग्निटी में नहीं आता, डिग्निटी के स्फेयर में सब एक जैसे हैं। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, ना ही कोई दुखी है इसी तरह से, ना तो कोई बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, स्पेशल ट्रीटमेंट की किसी को ज़रूरत है, और ना ही कोई अनहैप्पी है। पूरी धरती पे सब एक जैसे हैं, आराम से खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, और इस तरह से उनके रिलेशंस जो हैं वो मेरे सामने रिवील होते हैं, मेरे सामने अनफोल्ड होते हैं, मैं देखता हूँ, मैं उनको उसको विटनेस करता हूँ, ओके, और उसको फिर ऐसे के ऐसे मान भी लेता हूँ। एंड आई एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट देम से मतलब है एडमायर देम, है ना, जो उनके रिलेशन है मतलब वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। एक्सेप्ट से मतलब यहाँ सिर्फ एक्सेप्ट से नहीं है, ओके, कि इस तरह से जो भी वहाँ जैसे बड़े छोटे के लिए कोई नहीं है, धर्म के ज़्यादा झगड़े नहीं हैं, सामाजिक ज़्यादा झगड़े नहीं हैं, इन सब चीज़ों को मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग द टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। तो वो कहता है कि इस तरह से ये जो सारे लक्षण हैं इन जानवरों में, या ये जो इनके सारे हम कह सकते हैं जो ये फीचर्स शो कर रहे हैं अपने व्यवहार के, अपने कंप्लीट कॉन्शियंस के, वो कहीं ना कहीं वो मुझसे बिल्कुल मैच करते हैं, है ना। मतलब पोएट ये कहना चाह रहा है यहाँ कि बिल्कुल इन्हीं के जैसी सोच मेरी है कि बहुत ज़्यादा धर्म को लेकर के आप चिंता में मत रहो, और ये जो तरह तरह के हर जगह पे कदम कदम पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बना रखी हैं, चीज़ों को उलझा रखा है, जटिलताएं बना रखी हैं बहुत सारी, हर कदम पे आपने तरह तरह के नियम बना रखे हैं, है ना, कि ऐसा करना है वैसा करना है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, है ना, चाहे वो धार्मिक मैटर्स हों, तो हर जगह वो जो कर रखा है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं कम से कम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए जब मैं जानवरों को देखता हूँ और वो भी मुझे मेरे जैसे लगते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं उनसे खुशी होती है, सिमिलैरिटी दिखती है उनके साथ। देन प्लेनली इन देयर पोजीशन। लास्ट की 2 लाइन्स देखिए, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो आगे वो कह रहा है लास्ट लाइन्स में कि आखिरकार इनमें ये लक्षण आए कहाँ से, है ना। वो ये नहीं कह रहा कि जानवरों के लक्षण मेरे अंदर हैं, बल्कि ये कह रहा है मेरे जो लक्षण हैं वो जानवरों के अंदर हैं, यानी कहीं ना कहीं अपने आप को वो अभी भी जानवरों से भी सीनियर मानता है इन मामलों में, है ना। तो वो यही कह रहा है कि आखिरकार मुझे ये समझ में नहीं आता, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि मुझे ये आखिरकार समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इनमें ये लक्षण आए कहाँ से, ओके। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं कभी उधर से गुजरा हूँ और मेरे कुछ लक्षण मतलब तब उनमें आ गए हूँ, इन्हीं की तरफ से गुजरा हूँ, पता नहीं यार। लास्ट लाइन्स में वो क्या कहना चाह रहा है, हो सकता है कि वो ये भी कहना चाह रहा हो कि पिछले जन्म में मैं भी शायद उधर रहा हूँ और वो लक्षण वहाँ छोड़ आया हूँ, है ना, तो इसीलिए वहाँ पे ये ऐसा कुछ हो, ओके। तो ये आपकी पोएम की समरी थी, मीनिंग्स थी, एक्सप्लेनेशन थी, ओके। अब देख लेते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। पोएटिक डिवाइसेस आपको पता है, पोएटिक डिवाइसेस आर दोज स्पेशल थिंग्स और स्पेशल डिवाइसेस used in a poem by which a poet try to add to the beauty of the language or of his composition or her composition. पोएटिक डिवाइसेस वे सिंपल सी डिवाइसेस हैं जिसमें पोएट जो है जिनका यूज़ करके अपनी भाषा को ज़्यादा आकर्षक बनाता है, अपनी रचनाओं को ज़्यादा
आकर्षक बनाता है। ओके, तो फर्स्ट थिंग राइमिंग स्कीम देखेंगे हम सबसे पहले। राइमिंग स्कीम इसकी कोई नहीं है, फ्री वर्स में लिखा है, वो किसी नियम कानून को नहीं मानते थे। ओके, इसलिए राइमिंग स्कीम कोई नहीं है, फ्री वर्स में लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन ने ये। और अगर हम पहली लाइन में देखें तो यहाँ एसोनेंस आ रहा है। एसोनेंस मतलब कोई एक वॉवेल साउंड जब लगातार रिपीट होती है एक ही लाइन में तो उसको हम एसोनेंस कहते हैं। जैसे आई में आई, थिंक में फिर आई आया, फिर आई आया, और आगे भी 2-3 बार और 3 बार और लाइन में, सेम लाइन में आई वर्ड, लेटर रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एसोनेंस है। ओके, इसी तरह से जब पूरे के पूरे वर्ड रिपीट होते हैं तो उसको रिपीटिशन कहते हैं। तो यहाँ एक ही लाइन में एक वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, देयरफॉर हियर इट इज़ रिपीटिशन। यहाँ पे मेटाफोर यूज़ हुआ है, स्वेट एंड वाइन को शिकवे शिकायत करने से कंपेयर करके दिखाया गया है। ओके, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है, स्वेट एंड वाइन को शिकवे शिकायत के लिए यूज़ किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर ही एनाफोरा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है एनाफोरा। एनाफोरा आपको पता है, एनाफोरा हर वहाँ होता है जहाँ की किसी भी पोयम में उसके शुरुआत में कोई एक सिंगल वर्ड या फ्रेज़ या क्लॉज रिपीट होता है। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट में 3 बार रिपीट हुआ है, ऐसे नॉट वन, नॉट वन, नॉट वन, फिर से 3 बार रिपीट हुआ है, तो दोनों ही जगह एनाफोरा है। ओके, नीचे फिर से आपको मेटाफोर मिल जाएगा, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ दे विंस। तो वो यहाँ टोकन से जो मतलब है, वैसे टोकन फिजिकल थिंग होती है, लेकिन यहाँ टोकन से मतलब है वो जो ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ ऑफ बिहेवियर। ओके, तो वो टोकन्स के जरिए दिखाई गई हैं, इनर क्वालिटीज़ को टोकन्स के जरिए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ मेटाफोर है। और लास्ट में यहाँ देख लीजिए, ये अलिट्रेशन है फिर से ना, एक ही जो साउंड है यहाँ पे, यहाँ इसमें तो शायद पहली बार है अलिट्रेशन, तो एक ही साउंड, और यहाँ पे साउंड कौन सी है, यहाँ साउंड है आपकी, देखिए यहाँ पे साउंड थी, एसोनेंस था, और यहाँ वॉवेल साउंड थी। वॉवेल साउंड होगी तो एसोनेंस होगा, लेकिन अगर कोई अगर मान लीजिए कॉन्सोनेंट साउंड है तो वो एलिट्रेशन होगा। ओके, तो लगातार 2 बार ये हुआ है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। सो दैट वाज ऑल in this video. Hope you people would like it, and if it is so, don't forget to like, subscribe and share our channel. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, keep studying, keep learning, keep growing.